अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स का ये सेकंड राउंड स्विट्जरलैंड के अंदर। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चीजें फाइनलाइज हुई हैं, अमेरिका और ईरान इन पेचीदा मामलात पर किस तरह मिलकर आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान और कतर ने क्या किरदार अदा किया है और इजराइल को इस हवाले से क्या पॉलिटिकल मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उनकी जो लीडरशिप है जो कि जंगों को रोकना नहीं चाहती। तो हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीजें कहां पर ये मिलकर अब आगे बढ़ेंगे और कहां पर मामलात अभी भी बहुत पेचीदा हैं। आइए जानते हैं। बातचीत के इस राउंड की बात करें जो कि स्विट्जरलैंड में अभी हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली। इसके पाकिस्तान को मल्टीपल फवायद हैं। एक तो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, हम बातचीत करवा रहे हैं अमेरिका और ईरान की। इसके अलावा दुनिया भर में जो एनर्जी क्राइसिस है वो कम हो रहा है और ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। और इसके अलावा भी अब ये लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और पाकिस्तान की इस हवाले से जो एफर्ट्स हैं उनको पूरी दुनिया के एनालिस्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये कुछ छोटी बात नहीं है जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स की हैं और इसमें कतर का इन्वॉल्व होना। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार रीजनल कंट्रीज इस पूरे मुआहदे की पार्टी बने हुए हैं। जो ओबामा दौर में एग्रीमेंट हुआ था ईरान और अमेरिका का, उसमें रीजन को नजरअंदाज किया गया था। यहाँ पर रीजन खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ये सारे ममालिक अब सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर ये टॉक्स चल रही थी, दूसरी तरफ इजिप्ट में क्वाड की मीटिंग भी चल रही थी जहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार मौजूद थे। तो यहां आप देख सकते हैं कि रीजन पूरी तरह से एक्टिव हुआ है। हमने टॉक्स के शुरुआत में देखा जब दोनों वफ्द वहां पर मौजूद थे, ईरान ने मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि ऐन उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक बार फिर धमकियां लगा रहे थे। और उस दौरान हमने कॉन्फ्रेंस रूम में एक टेंशन की कैफियत देखी जो कि क्लियर थी कुछ लीडर्स के चेहरे पर, और डेफिनेटली वहां पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। लेकिन थैंक्स टू द मीडिएटर्स जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और ये टॉक्स सक्सेसफुली आगे बढ़ी हैं। ये बड़े अरसे बाद दुनिया ने देखा है कि एक ही कमरे में अमेरिकन और ईरानियन ऑफिशियल्स मौजूद थे, थैंक्स टू पाकिस्तान जो इन दोनों को समझता है। और एक मौके पर जेडी वेंस बड़ी परेशानी की हालत में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के पास आए और यहां सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है ना सिर्फ भारत को बल्कि इजराइल को भी। और अब जो इलामिया जारी हुआ है पाकिस्तान और कतर की जानिब से, उसमें यही कहा गया है कि ये टॉक्स पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रही हैं, जिसको ईरान ने इंडोर्स कर दी है। यानी ये जो इलामिया जारी हुआ है इसको ईरान ने भी इंडोर्स किया है और ईरान ने कहा है कि हम देखेंगे कि ये चीजें किस तरह आगे चलती हैं। इस दफा इंटरेस्टिंग चीज यही हो रही है कि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा क्योंकि ईरान को पता है कि पहले 3 बार अमेरिका ने मुआहदा तोड़ा हुआ है, बातचीत के दौरान हमले किए हैं या जो एस्टेब्लिश्ड मुआहदे थे उनको तोड़ा हुआ है, तो अब वो भी सीधे वे में है। तो अभी जो नई चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग तय पाई है वो ये कि जो 60 दिन की बात की गई थी एमओयू में, उस हवाले से बातचीत जारी रखी जाएगी और कंस्ट्रक्टिवली चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका और ईरान इस हवाले से मिलकर एफर्ट्स करेंगे और कुछ कमेटीज बनाई जाएंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, लेबनान के हवाले से और ईरान के न्यूक्लियर इशू के हवाले से। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के मीडिएटर्स की मौजूदगी में ये मीटिंग 12 घंटे तक जारी रही। दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि हाई लेवल कमेटीज की तश्कील दी जाएगी इन सारे मैटर्स को देखने के लिए। जो इस पूरे मामले में चीफ निगोशिएटर्स हैं वो इस कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे और वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे न्यूक्लियर और सैंक्शंस के इशू के हवाले से, यानी ईरान पर सैंक्शंस को किस तरह लिफ्ट करना है और ईरान का जो न्यूक्लियर का मामला है उसको किस तरह आगे बढ़ाना है। और इसमें यह रीआइट्रेट किया गया है कि 60 दिनों के अंदर हम फाइनल डील को साइन करेंगे और उस हवाले से जो टेक्निकल टॉक्स हैं उनका भी आगाज किया जाएगा जल्द अज जल्द। टेक्निकल टॉक्स डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड हैं जो इस पूरे एमओयू में मेंशन है, जो 4-5 इश्यूज हैं, जैसा कि न्यूक्लियर है, जैसे सैंक्शंस रिलीफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और लेबनान है, और ओवरऑल एक सीज फायर कि किस तरह उसको मेंटेन रखना है।
और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लेबनान के मामले पर डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने के लिए, और मेक श्योर किया जाएगा कि लेबनान में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि एमओयू का भी पहला पॉइंट यही था कि सारे फ्रंट्स पर मिलिट्री ऑपरेशंस को रोका जाए, इंक्लूडिंग लेबनान। और ईरान के गुस्से की भी एक बहुत बड़ी रीजन यही है कि इजराइल ने साउथ लेबनान में अपनी कार्रवाइयां नहीं छोड़ी, और वहां पर उनको किस किस्म की रेजिस्टेंस मिल रही है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, और आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वहां पर उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। बेओफोर्ट कैसल को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको किस तरह होल्ड करना है, और आगे के एरियाज वहां पर इनको मुश्किलात आ रही हैं, और हिजबुल्लाह ने इनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लाइन ओपन करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से कि सेफ पैसेज को किस तरह यकीनी बनाया जाए। अमेरिका का यहाँ पर यह मौकफ है कि यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जबकि ईरान ये कहता है कि बहुत से सेफ्टी और नेविगेशन के इश्यूज हैं जिनको हम अपनी सरपरस्ती में गाइड करेंगे, लिहाजा इसके लिए हमें थोड़ी बहुत फीस की जरूरत है। ये कोई जगह टैक्स नहीं है, ना कोई टोल टैक्स है, बल्कि ये अपनी सर्विसेज के पैसे हैं जो हम चार्ज करेंगे। इस न्यू कम्युनिकेशन लाइन को एस्टैब्लिश करने का मकसद ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर इंसिडेंट्स और मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाए और कमर्शियल शिप्स के सेफ पैसेज को यकीनी बनाया जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है कि टायरलेस पाकिस्तानी एंड कतरी मीडिएशन हैज डिलीवर्ड मेजर प्रोग्रेस टू एंड लेबनान वॉर, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स आर वेव्ड, ब्लॉकेड लिफ्टेड, सम फ्रोजन एसेट्स रिलीज्ड एंड मेजर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान लॉन्च फॉर ईरान। यानी उनके मुताबिक इस चीज पर इत्तफाक कर लिया गया है कि ईरान की ब्लॉकेट को ना सिर्फ खत्म किया जाएगा बल्कि सैंक्शंस में भी किसी हद तक नरमी मिली है, और स्पेशली ऑयल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स में कि ईरान अब ऑयल एक्सपोर्ट कर सकेगा। और इसके अलावा उनके मुताबिक कुछ मुंजमद असासों को भी रिलीज करना शुरू कर दिया है, और ईरान के लिए एक मेजर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान को भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर तो ये चीज़ हो चुकी है तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने यहाँ पर बहुत कुछ मनवा लिया है, और ईरान ने ये सब कुछ इसी तरह मनवाया है कि वो अपनी बात पर खड़े रहे हैं, वो एक इंच भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने कुछ भी कंसीड नहीं किया। और ये चीज़ हमने देखी है जब इन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करना शुरू किया, ईरान के सुप्रीम लीडर हो या फिर अली लारेजानी हो, ईरान उसके बाद बिल्कुल सीधा हो चुका है। ईरान पहले जो हम देखते थे कि थोड़ा बहुत कंसीड कर जाता था कि हम तैयार हैं, न्यूक्लियर पर तैयार हैं या दूसरे इश्यूज पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ईरान इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटा। और एनालिस्ट के मुताबिक यही वो सक्सेस है ईरान की जो अब उन्हें मिल रही है, और ईरान अपनी टर्म्स पर बातचीत कर रहा है। ईरान ने अमरीकी ऑफिशियल से पब्लिकली हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ ईरान मैसेज दे रहा है दुनिया को कि कौन है अग्रेसर, किसने यहाँ पर बच्चों का कत्लेआम किया है, किसने लीडरशिप को असैसिनेट किया है, और किसने ये जंग शुरू की है। और इस हवाले से वो एक सख्त स्टैंस ले रहे हैं, और कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में भी कि ये ईरान कर क्यों रहा है। मतलब लोगों का यहाँ पे मैं कुछ लोगों का ये एटीट्यूड देख रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहा है ईरान, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ईरान को चाहिए कि बस मौके से फ़ायदा उठाए। अगर ईरान थोड़ा सा भी झुकेगा तो ईरान के साथ वही होगा जो इनके साथ पहले होता है। और अभी जो ईरान एक अथॉरिटी के साथ बातचीत कर रहा है, यही एक मेजर रीज़न है कि ईरान पर अब ये हमले नहीं कर रहे, क्योंकि ईरान अब अथॉरिटी से बातचीत कर रहा है और अपने एक्शंस के जरिए उनको साबित भी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब चाहते हैं वो बंद भी कर देते हैं, खाली बातों से धमकियां नहीं लगा रहे, जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो इस चीज से अमेरिका सरप्राइज हुआ है, और यहाँ पर इक्वेशन चेंज हुई है कि अब अमेरिका से डांट किसको ज्यादा पड़ रही है, नेतन्याहू को। अब अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है नेतन्याहू को कि भाई बंदे के पुत्र बन जाओ, लेबनान में जंग बंदी करो, और जो जेडी वेंस ने तारीखी कलमात अदा किए हैं, जिस तरह उन्होंने लताड़ा है इसराइल को, उन्होंने कहा कि अगर मैं इसराइल का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं दुनिया में अपने सबसे बड़े एलाय की कदर करता और इस अलायंस पर हमले ना करता। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत में जो लोग अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहे हैं, ये इनकी कम अकली है। और इसी तरह के कलमात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहे थे कि जी अगर हम ना होते तो इसराइल को कौन बचाता, ये हम थे जिन्होंने आपके लिए ईरान पर हमले किए हैं। अब बात करते हैं कि इसराइल में क्या हो रहा है। इसराइल में हमने पहला रिएक्शन तो ये देखा था वीकेंड से पहले जब ये एमओयू साइन हुआ, तो इसराइल में एक पैनिक की कैफियत थी, क्योंकि उनको चाहिए पॉलिटिकल गेन्स, वो मिलिट्री गेन्स के जरिए पॉलिटिकल गेन्स हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इन एरिया से पीछे नहीं हटेंगे जहां पर हमारी फौजें घुस चुकी हैं।
चाहे वो लेबनान का साउथ हो, चाहे वो गजा हो जिसको ये 54% से ज्यादा कैप्चर कर चुके हुए हैं, खड़े हुए हैं वहां पर, चाहे ये सीरिया में गोलान हाइट्स और उससे आसपास का एरिया हो, तो ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन लेबनान में सुना है कि सिंबॉलिकली किसी हद तक अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि अब ये मुआहदे की बात आ गई है और इसमें लेबनान शामिल हो गया है और पूरी तरह से सारी पार्टीज को इन्वॉल्व कर लिया गया है। और ईरान भी कॉन्स्टेंटली चढ़ा हुआ है कि लेबनान से निकलना होगा। ईरान ने पूरा दबाव रखा हुआ है। और इस बार मजे की बात यह है कि इस सारे ट्रूस में इजराइल नहीं है, इजराइल से बातचीत नहीं हो रही। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है कि उनको शामिल नहीं किया गया। 2024 में भी एक ट्रूस हुआ था, उसमें हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया था और इजराइल अपनी मर्जी से घुस रहा था। इस बार क्या हो रहा है कि इस बार पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर है इजराइल पर। वो कोशिश तो कर रहे हैं घुसने की, लेकिन अंदर हिजबुल्लाह ने इनके लिए चीजों को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। तो इजरायली कमेंटेटर्स इसको इजराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा करार दे रहे हैं। इस बार इजराइल को मजबूर किया जा रहा है कि तुम पीछे हटो, और इसकी एक मेजर रीजन हिजबुल्लाह के ग्राउंड ऑपरेशंस भी हैं जिन्होंने इजराइल को बहुत ज्यादा तंग किया है। अगर तो यहाँ इजराइल को क्लियर कट कामयाबियां मिल रही होती तो अमेरिका उनकी बात सुनता भी, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो नुकसान इनको हो रहा है साउथ लेबनान में, और ये फिर आगे इलाकों में हमला करने की कोशिशें करते हैं जिससे ईरान को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। साउथ लेबनान में तो इनकी कार्रवाइयां जारी थी, लेकिन जब ये बैरूत और नबाते के शहरों में जाते हैं वहां पर फिर बहुत ज्यादा इख्तलाफात पैदा होते हैं। और ये हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि किन किन जगहों पर इनकी लड़ाई हो रही है। साउथ लेबनान में इनका इरादा है कि यहाँ पर ये बैठ जाएं, लेकिन प्रेशर अब बहुत ज़्यादा है। साउथ लेबनान में एक बेओफोर्ट कैसल को भी इन्होंने कैप्चर किया है, लेकिन उसको होल्ड करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं और हिजबुल्लाह के जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इनको तंग कर रहे हैं। और अभी भी इनकी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी चल रही है। एक तरफ एक मजबूरी है, एक आलमी प्रेशर है अमेरिका का भी कि जी यहाँ से निकलो, और दूसरी तरफ इनके मिनिस्टर्स के बयान आ रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्टे करना है, यानी जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि हम साउथ लेबनान को इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से हिजबुल्लाह हम पर हमले लॉन्च करती है, लिहाजा इसको हमने तबाह बर्बाद करना है। आपको याद है अभी वीकेंड पे क्या स्टेटमेंट आई है इनके मिनिस्टर की कि एक इजरायली की जान के बदले हम पूरे लेबनान को जलाकर रख देंगे। और आप ये देखें जो इनके 4 बंदे मरे, इसमें कुछ टॉप ऑफिसर्स भी थे, ये लेबनान के अंदर मरे हैं। जो हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की वो लेबनान के अंदर की, ये नहीं कि हिजबुल्लाह इजरायली कंट्रोल्ड एरिया में आकर उन पर हमले कर रही थी, उसने लेबनान में इनके फौजियों को मारा है जिस पर ये इतना गुस्सा हुए थे। तो एनालिस्ट के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 2024 के एग्रीमेंट में हिजबुल्लाह को एक्सक्लूड किया गया और यहाँ पर इजराइल को एक्सक्लूड किया गया और इजराइल को कहा जा रहा है कि तुम निकलो यहाँ से। और उस वक्त हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया था ज्यादा बातचीत में, और इसी वजह से इजराइल को एक फ्री हैंड मिला था वहां पर ऑपरेशंस कंडक्ट करने का, और उसने बहुत से सिविलियंस को वहां मारा था। इस नई इक्वेशन में जहां इजराइल को मजबूर किया जा रहा है पीछे हटने के लिए, यहां पर इनकी नई अप्रोच वही है जो पहले भी ये आजमाते रहे हैं कि यहां पर लेबनान की जो आर्मी है जो कि बहुत वीक है वो इजराइल की मदद करे और वो इन साउथ के एरियाज में नाके लगाए और हिजबुल्लाह के लिए मुश्किलात पैदा करे और हिजबुल्लाह के लिए ये नो गो एरिया बना दे। यही चीजें हम 2024 में भी डिस्कस कर रहे थे कि लेबनान की आर्मी को कहा गया है कि वहां पर चीजों का कंट्रोल संभाले, जिसमें वो नाकाम रहे थे। डेफिनेटली उनकी वो कैपेबिलिटीज नहीं है और वो एक किस्म के सैंडविच बन जाते हैं हिजबुल्लाह और आईडीएफ के दरमियान, जो उनके लिए चीजें मजीद मुश्किल कर देती है। और एक और चैलेंज ये भी है कि ये एग्रीमेंट हो रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। ऑन ग्राउंड इसको किसने इंप्लीमेंट करना है, हिजबुल्लाह और इजराइल ने, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लेबनान से इस तरह विड्रॉ करना नेतन्याहू और इनकी जो रूलिंग एलीट है उनके लिए पॉलिटिकली डिजास्टर्स साबित होगा। ये सारे हार्डलाइनर्स चाहते हैं कि साउथ लेबनान में हम लितानी रिवर तक कब्जा कर लें। तो ये जो डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट को हमने कम करना है, इसमें हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों को कहा जाएगा कि आप इन एरिया से पीछे हट जाएं और डीमिलिटराइज जोन्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, बफर जोन्स क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। पहले ही बेचारे छोटे छोटे से मुल्क हैं, इनके पास टेरिटरी बहुत कम है और मजीद इनके अंदर इजराइल बफर जोन्स बनाई जा रहा है सक्सेसफुली। ये इसमें एक किस्म की इजराइल की भी कामयाबी है। आप गजा में देखें, गजा का साइज क्या है। लाहौर शहर गजा की पट्टी से 5 गुना बड़ा है, तो आप अंदाजा लगाएं लाहौर के एक बड़े टाउन जितना है पूरा गजा, और उसमें भी 54% तक इजरायली ट्रूप्स बैठे हुए हैं।
लेबनान एक छोटा सा मुल्क है और उसका भी ये 25 से 30% हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई एंट्री ना हो, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा गोलान हाइट्स सीरिया में, वहां पर ये बैठे हुए हैं कैप्चर करके सीरिया की टेरिटरी को। और फिर वेस्ट बैंक में ये जो कुछ कर रहे हैं वो अभी दुनिया नहीं देख रही कि वेस्ट बैंक में एक नए किस्म का जुल्म हो रहा है और फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है और एक नया इजराइल तश्कील दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि इस बार अमेरिका जरा पीछे पड़ गया है इजराइल के कि तुम्हें इसकी पासदारी करनी होगी, लेबनान में अपने हमलों को रोकना होगा, क्योंकि इस बार इनके पीछे ईरान पड़ चुका है। इसने ये इक्वेशन सेट की है कि अब अमेरिका इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि लेबनान से पीछे हट जाओ तुम, नहीं तो हमारी पीस डील खराब हो रही है। ये जेडी वेंस ने क्लियर कट कहा था कि इस पीस डील को खराब मत करो। और यूएस इंटेलिजेंस की भी एक रिपोर्ट हमें यही बताती है कि इजराइल लॉन्ग टर्म में इस पीस डील को खराब करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ये जो 60 दिन की बात कर रहे हैं, 60 दिन में इतनी टेक्निकल चीजें हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, इन पर ये किस तरह आमादा होंगे। स्पेशली आप न्यूक्लियर का इशू ले लें, वो कहते हैं कि जी हमने ईरान से एनरिच यूरेनियम को निकालना है। क्या ईरान ये अलाउ करेगा कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स आके यहाँ से एनरिच यूरेनियम को रिमूव करें? कभी भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान चाहता है कि उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल रहे, क्योंकि एक सेफ पैसेज वो क्रिएट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा एक कंटेस्टेड रीजन बन चुका है जहां पर हमले का खतरा है, इसलिए हमारी मिलिट्री की प्रेजेंस जरूरी है। इसके अलावा सैंक्शंस हैं। सैंक्शन का एक बहुत बड़ा मसला है कि ईरान पर किस हद तक सैंक्शन रिलीफ मिलेगा। अगर ये सैंक्शन रिलीफ मिल जाता है तो ये जो एंटी ईरान कुव्वतें हैं, जो इजराइल और उनके एलाइज हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि ईरान पर से सैंक्शंस हट जाएं? तो ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं जो कि 60 दिनों तक इन्होंने अचीव करने हैं, जो कि एक बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा है। अब तक अगर हम देखें, जो पहला सीज फायर था और उसके बाद MOU था, वहां तो किसी हद तक कामयाबी मिली है। पाकिस्तान और कतर ने सक्सेसफुली यहां पर अपना किरदार अदा किया है। स्पेशली पाकिस्तान ने, जिसने बहुत ज्यादा विजिट्स, राउंड ट्रिप्स मारे हैं अमेरिका के, ईरान के, और इनको आमादा किया है, क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों ममालिक का दोस्त था। इसी तरह एंड में फिर कतर पिक्चर में आया है और उसने अपनी जो एक्सपर्टीज है वो शो की है, और कतर इसमें काम कर रहा है ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करने में। और बीइंग अ गल्फ स्टेट, जो कि डायरेक्ट एक पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इसलिए भी वो अपना किरदार अदा कर रहा है। इस सारे मामले में हम अगर इस रीजन में यूएस मिलिट्री पर नजर डालें तो वो भी अपनी वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं, और उनके मुताबिक हमारी प्रेजेंस अभी भी इस रीजन में मौजूद है। हम यहाँ स्काइज, लैंड और एयर में मौजूद हैं, यानी फ़ज़ाओं में, ज़मीन में और समंदरों में हमारी मौजूदगी उसी तरह है। मेरे हिसाब से अमेरिका को यहाँ पर जो हिट पड़ी है, इनकी बेसिस को तबाह बर्बाद किया है ईरान ने। अमेरिका थोड़ा सा रिट्रीट करेगा इस रीजन से। सेंटकॉम ख़त्म नहीं होगी ना, वो अभी नियर फ्यूचर में हो सकती है, अनलेस के कोई बहुत बड़ा कोई मेजर शिफ्ट आता है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है, लेकिन अभी रिट्रीट किस हद तक होगा, मेरे एनालिसिस के मुताबिक इनकी जो आसपास बेसिस हैं, साइप्रस हो या फिर डीप इनसाइड इंडियन ओशन, डियागो गार्सिया की बेसिस वगैरह, वहां पर यूएस जा सकता है, यहां से पीछे हट सकता है। और इस वक्त ये जो सिचुएशन है, अरब ममालिक तो अमेरिका को होस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। यूएई डायरेक्ट बातचीत कर रहा है ईरान से, कतर डायरेक्ट कर रहा है, सऊदी अरब डायरेक्ट कर रहा है। इस वक्त जॉर्डन है जो कि एलाय है इनका, जो कि अभी फिलहाल उनको होस्ट करेगा, क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा दूर है, वो इजराइल के पास है, वो इजराइल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जॉर्डन, तो वो तो अभी शायद इनके एसेट्स को होस्ट करेगा। बाकी रह जाते हैं कुवैत और बहरीन। इनका जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस हद तक अमेरिका को अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अटैक्स में ईरान ने उन्हीं को निशाना बनाया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो पीछे हटेगा अमेरिका। वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि हम इस रीजन में मौजूद हैं, रीजन में वो जरूर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर हो गए हैं। और इस जंग के बाद हम देख रहे हैं कि एक और बहुत बड़ी इक्वेशन सेट हुई है कि रीजन का किरदार बढ़ गया है। जिस रीजन को पहले इग्नोर किया जाता था वो खुद इन्वॉल्व हुआ है। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, ये सब मिलकर इस मामले को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब पहले की तरह यूरोप, चाइना और रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो कि पहले मल्टीलैटरल एग्रीमेंट में मौजूद थे। अब हैं रीजनल पार्टीज, मिडिल पावर्स, जो कि 2015 में जब ये मुआहदा हुआ था तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि आने वाली बातचीत में ये मिडिल पावर्स अपना किरदार अदा कर रही होंगी, पाकिस्तान और कतर। और वेल डन टू पाकिस्तान और कतर, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इसमें अपना किरदार अदा किया है और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अचीव किया है यहाँ पर।
जिसकी वजह से डेफिनेटली पूरी दुनिया की इकॉनमी को वक्ती तौर पर एक बहुत बड़ा सुकून मिला है। ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी हद तक खुली है। ओवरऑल जो हॉस्टिलिटीज़ हैं उनमें कमी आई है, डीएस्केलेशन हुई है और यहाँ इस पूरे रीजन के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब दिया जाए और अपने फ्यूचर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट मिलकर कर रहे हैं, जिसको एक नए मुस्लिम क्वाड का नाम भी दिया जा रहा है। इजराइल को लॉन्ग टर्म में काउंटर करने के लिए इस तरह के इत्तेहाद बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका अपना रोल कम कर रहा है, वो रिट्रीट कर रहे हैं इस रीजन से किसी हद तक, तो यहाँ पर मिडिल पावर्स को फिर खुद आना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए, अपने नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए। यहाँ पे गल्फ रियासतों को भी सोचना पड़ेगा कि अब वो किस नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के साथ जाती हैं। अमेरिका के साथ जो इनका एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन था वो दांव पर लग चुका है ईरान के इन अटैक्स की वजह से। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है और अब एक नया फ्रेमवर्क दरकार होगा, नए सिक्योरिटी पार्टनर्स बनेंगे। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप उसी की एक एग्जांपल है और यूएई की इजराइल के साथ। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि लॉन्ग टर्म डील जो है क्या उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये 60 दिनों तक जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस करनी है, जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर का इशू हो, सैंक्शन का इशू हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू हो, लेबनान का इशू हो, ओवरऑल सीज फायर हो या फिर ईरान की रिकंस्ट्रक्शन हो, इन सारी चीज़ों पर क्या मामला तय पा जाएंगे? क्या फाइनल डील की तरफ ये सक्सेसफुली बढ़ जाएंगे या आपके ख्याल में एक और एक्सटेंडेड पीरियड होगा और एक और MOU साइन किया जाएगा और अभी हम लॉन्ग टर्म डील से बहुत दूर हैं, या फिर जंग भी दोबारा स्टार्ट हो सकती है 60 दिन बाद? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।